Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. In the last lab, we have seen the detail about the transform analysis of an LTI system of a linear time invariant system. And in today's lab, we are going to see the realization of an FIR and IAR system using different structures. Basically, a structural representation using interconnected basic building blocks is the first step in the hardware or software implementation of a linear time invariant digital filter. The structural representation provides the relation between the some pertinent internal variables with the input and the output, and then in turn provides the key to implementation. This lab exercise considers the development of structural representations of a causal IIR and FIR filter transfer functions in the form of a block diagram. बेसिकली स्ट्रक्चर्स एक ब्लॉक डायग्राम्स होती हैं जो हम हार्डवेयर इम्प्लीमेंटेशन करने से पहले इन स्ट्रक्चर्स की मदद से इनपुट और आउटपुट के रिलेशन निकालते हैं। मींस इनपुट और आउटपुट के बीच में जो कोएफिशिएंट्स आते हैं, जो डिले ऑपरेटर्स आते हैं, जो मल्टीप्लायर्स हैं, जो एडर्स हैं, उनको हम देखते हैं। तो computational algorithm of an LTI digital filter can be conveniently represented in the block diagram using basic building blocks as represented as the unit delay, this one in B, the multiplier, this one in C, the adder in B, and the pick of node as depicted in figure 9.1 in A. ठीक है, तो जो A में आपको नजर आ रहा है ये बेसिकली डिवाइडर है, B में एडर है, C में मल्टीप्लायर है, D के अंदर यूनिट डिले है। हम इन्हीं बिल्डिंग ब्लॉक्स को देखते हुए हम स्ट्रक्चर्स बनाएंगे। Two digital filter structures are called equivalent if they have same transfer function. ठीक है, a fairly simple way to generate an equivalent structure from a given realization is via the transpose operation, which is as follows: reverse all path। ठीक है, हम सिंपल जो तरीका है इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर बनाने का किसी रियलाइजेशन की, वो ट्रांसपोज ऑपरेशन है, जिसमें आप सबसे पहले रिवर्स कर देते हो सारे पाथ्स को, रिप्लेस पिक नोड्स बाय एडर्स एंड वाइस वर्सा। पिक नोड्स को आप एडर से रिप्लेस कर देते हो, ये पिक नोड जो ए में नजर आ रही है इसको आप एडर से चेंज कर देते हैं, और एडर को आप पिक नोड बना देते हैं। इंटरचेंज द इनपुट एंड आउटपुट नोड्स, तो y ऑफ n की जगह x ऑफ n आ जाएगा, x ऑफ n की जगह y ऑफ n आ जाएगा। ये ट्रांसपोज हम देखेंगे। Structure in which multiply coefficients are precisely the coefficient of the transfer function are called direct form structures। अच्छा, अब डायरेक्ट फॉर्म स्ट्रक्चर्स कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसके अंदर जो मल्टीप्लायर कोफिशिएंट्स हैं वो प्रिसाइजली वही कोफिशिएंट हों जो ट्रांसफर फंक्शन के कोफिशिएंट्स हैं, उनको आप डायरेक्ट फॉर्म स्ट्रक्चर्स कहोगे। और causal FIR filter of LAMP and is characterized by a transfer function of this, ये हम पहले भी देख चुके हैं, where z-1 is a degree of m-1 in the time domain and the input output relation of the above FIR filter is given by this। ठीक है, ये चीजें हम पहले देख चुके हुए हैं कि FIR फिल्टर का ट्रांसफर फंक्शन क्या है और उसमें क्या चीजें हैं। हम आगे चलते हैं स्ट्रक्चर्स की तरफ। तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर्स कुछ इस तरह की ब्लॉक डायग्राम्स होती हैं। ठीक है, अब इसके अंदर 1 2 3 4 डिले ऑपरेटर्स हैं और 5 कोफिशिएंट्स हैं, H0, H1, H2, H3, H4। ठीक है, और आउटपुट y ऑफ n आ रही है। तो ये मेरे पास एक डायरेक्ट फॉर्म है FIR की। ठीक है, ये FIR की डायरेक्ट फॉर्म है और नीचे आपके पास इस डायरेक्ट फॉर्म का ट्रांसपोज दिया हुआ है। ठीक है, ट्रांसपोज फॉर्म है, ऊपर वाले स्ट्रक्चर की दोनों इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट आ जाते हैं, ट्रांसपोज का हम ऊपर पढ़ चुके हुए हैं। इसी तरह ये कैस्केडेड फॉर्म है, ऊपर डायरेक्ट फॉर्म थी, ये कैस्केडेड फॉर्म है। ये कैस्केडेड फॉर्म है एन FIR स्ट्रक्चर ऑफ फॉर अ लेंथ 7 FIR, 1 2 3 4 5 6 आपके पास डिले ऑपरेटर है, एक H0 होगा, इसमें टोटल नंबर ऑफ कोफिशिएंट 7 होंगे। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे ये मेरे पास इसकी सिमेट्रिक, यहाँ पे ये जो रियलाइजेशन आप देख रहे हो ये भी ट्रांसफर फंक्शन की सिमेट्रिक इंपल्स रिस्पॉन्स
रियलाइजेशन ऑफ लेंथ 8, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 ये आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7, ये लेंथ 8 आ रही है, ठीक है, और ये वाली डायरेक्ट फॉर्म ही है हमारे पास, ठीक है, सिमेट्रिक इंपल्स रिस्पॉन्स की डायरेक्ट फॉर्म है। लीनियर फेज FIR स्ट्रक्चर ऑफ टाइप 1 का स्ट्रक्चर ये होगा, टाइप 2 का स्ट्रक्चर ये होगा। इन टाइप 1 टाइप 2 के स्ट्रक्चर्स को हम मैटलैब में इंप्लीमेंट करके भी देखेंगे, ठीक है। अब ये डायरेक्ट फॉर्म 1 और ये ट्रांसपोज फॉर्म 1 आ रही है, ठीक है, ये पैरेलल फॉर्म्स हैं। ये डायरेक्ट फॉर्म 1 है मगर ये कैस्केडेड नहीं है, ये पैरेलल फॉर्म्स हैं। ये पैरेलल फॉर्म्स हम लोग बनाएंगे। अब ये IIR की डायरेक्ट फॉर्म 2 स्ट्रक्चर और ट्रांसपोज डायरेक्ट फॉर्म 2 स्ट्रक्चर ऑफ एन IIR स्ट्रक्चर, ये IIR का स्ट्रक्चर है। IIR का स्ट्रक्चर हम इस तरह से बनाते हैं। आगे चलते हैं। ये कैस्केडेड रियलाइजेशन ऑफ अ थर्ड ऑर्डर IIR फिल्टर फंक्शन, ये थर्ड ऑर्डर IIR फिल्टर फंक्शन की स्ट्रक्चर डायग्राम है। ये अल्फाज और बीटास के पैरामीटर कैसे निकालते हैं ये अब हम थोड़ी देर तक इन चीजों को देखते हैं। इसी तरह ये पैरेलल फॉर्म है IIR की। मैटलैब के ऊपर मूव करते हैं। बाकी इन स्ट्रक्चर्स को हम साथ साथ देखेंगे। ग्रे मार्कल स्ट्रक्चर्स कैसे बनते हैं, ये लैटिस कैसे हैं, कैस्केडेड रियलाइजेशन है, ये लैटिसेस हैं। इन सारी चीज़ों को हम लोग थ्योरेटिकल एस्पेक्ट में सारा कवर अप करते हैं। तो मैटलैब के ऊपर मूव करते हैं। मैटलैब की जो कमांड्स हम यूज करेंगे, लैटिस LATC टू TF टू ट्रांसफर फंक्शन, पोली टू RC, रेजिड्यू Z, ट्रांसफर फंक्शन टू लैटिस और 0 पोल्स टू SOS। तो यही कमांड्स आज हम यूज करेंगे। इन कमांड्स की मदद से हम स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो मैं मूव करता हूं उस पे मैटलैब के ऊपर। अच्छा, फर्स्ट प्रोग्राम CLC क्लियर ऑल, क्लोज ऑल, क्लियर स्क्रीन, पैरामीटर्स को क्लियर करने के लिए और प्रीवियस विंडोज को क्लोज करने के लिए। नम में हमें इनपुट ले रहा हूं नोमिनेटर के कोफिशिएंट्स और DN में डिनोमिनेटर के कोफिशिएंट्स इनपुट ले रहा हूं यूजर से। B और A और EQFT लेंथ इक्वल लेंथ, नम और डिनम की लेंथ को इक्वल बना देगी, ठीक है। जितनी लेंथ नॉमिनेटर की होगी उतनी लेंथ डिनोमिनेटर की होगी। अब B में नॉमिनेटर आएगा, A में डिनोमिनेटर आएगा, ठीक है। अब हम ZP के 0 पोल गेन इज इक्वल टू ट्रांसफर फंक्शन टू ZP नम डी नम दे दिया और इस ZP के से मैंने SOS फॉर्म ले ली ZP टू SOS के थ्रू। इसको रन करते हैं। ठीक है, नॉमिनेटर के कोफिशिएंट्स मांग रहा है। मैनुअल के अंदर जाते हैं, हमें ये दिया हुआ है एक जो फर्स्ट वन है 2 10 23। मैं यहां पे इंटर करूंगा 2 10 23, 2 10 23, 34 31 16, 34 31 16, 34 31 16 एंड 4 प्लस 4। यहाँ पे 4 आ गया, इंटर किया। डिनोमिनेटर में मेरे पास कुछ भी नहीं है तो मैंने यहाँ पे डिनोमिनेटर में 1 इंटर कर दिया। जैसे ही देखते हैं कि मेरे पास इसकी SOS फॉर्म आ जाएगी। ये मेरे पास SOS फॉर्म आ रही है नीचे 253 100 112 11.5 और 100। ये जो 100 आ रहे हैं, ये 1 2 3 थर्ड फोर्थ कॉलम में जो आपके पास 1 आ रहा है, ये शो कर रहा है कि ये FIR है। FIR का डिनोमिनेटर हमेशा 1 होता है। FIR फाइनाइट इंपल्स रिस्पॉन्स हमेशा स्टेबल होंगे। FIR का डिनोमिनेटर 1 होता है, इस वजह से उसमें कोई 1 के बाद आगे दोनों जीरोज आ रहे हैं कि सिर्फ 1 है, Z के साथ 0, Z-1, Z-2 के साथ 0 आ रहे हैं। खैर, ये जो SOS फॉर्म आ रही है इसको हम देखते हैं। ये जो मेरे पास SOS फॉर्म आई थी 100, सॉरी, इस SOS फॉर्म को मैं यहाँ पे रखता हूँ 25
और 3, तो इसको मैं डिवाइडेड बाय 2 कर दूंगा। आई थिंक के कुछ 23, 34, 31, 16 वो पहले मैंने फॉर्मेट लॉन्ग किया हुआ था, तो आपके पास 6 जो 5.99 और 4 3.99 शो हो रहा था। लॉन्ग फॉर्मेट की वजह से वो सेट हुए थे। फॉर्मेट को मैंने दोबारा सेट करके अगर मैंने इसको इन्हीं कोफिशिएंट्स को दिया 2, 10, 23, 34, 31, 16, 4 और डिनोमिनेटर में मैंने 1 पास किया, तो एसओएस फॉर्म मेरे पास आ रही है 264 112 110 1.5 और 100 100 100। ये वाले जो 3 वंस आखिर में 1 के बाद 00 आ रहे हैं, ये FIR की वजह से 00 हैं। ठीक है, ये हम बात कर चुके हुए हैं। तो अब जो मेरे पास SOS है 264, तो मैं 2 को डिवाइड करूंगा 6 पे और 4 पे। जो फर्स्ट अगर मेरे पास 1 नहीं है, 1 के अलावा कोई और वैल्यू है, तो मैं उसको सब पे डिवाइड कर दूंगा। तो इस हिसाब से मेरे पास यहाँ पे 1, 3 और 2 आ जाएगा, जैसा कि मेरे पास फैक्टर्ड फॉर्म में ये आ रही है 1, 3 और 2 आ रही है। ठीक है, 1, 3 और 2। सेकंड आ रही है 1, 1 और 2, 1 यहाँ पे z-1 के साथ 1 है और z-2 के साथ 2 है। और थर्ड आ रही है 1, 1 और 0.5 थर्ड रो में 1, 1 और 0.5, तो यहाँ पे मेरे पास 1, 1 और 0.5 आ रहा है। इस डिफरेंस इक्वेशन से मैं अब जो मैंने फैक्टर्ड फॉर्म बनाई है, इससे मैं ये बीटा 1, 1 की वैल्यूज फाइंड आउट करता हूँ। H0 मेरे पास सिंपली जो फर्स्ट वन होगा वो आ जाएगा 2, यहां से मेरे पास 2 आ गया। ठीक है, बीटा 1, 1 यहां से 3 आ गया, बीटा 2, 1 यहां से 2 आ गया। इसी तरह बीटा 1, 2 यहाँ पे 1 आ गया, बीटा 2, 2 2 आ गया, बीटा 1, 3 1 आ गया और बीटा 2, 3 0.5 आ गया। अब हम इसका स्ट्रक्चर के अंदर पुट करते हैं, जो हमें डायरेक्ट फॉर्म बनानी थी, कैस्केडेड रियलाइजेशन बनानी थी इन फैक्टर्स से। अब हम वो बनाते हैं। तो हम लोगों ने 2H0 की वैल्यू वहां पे लगा दी है। ये मेरे पास अल्फा बीटा 1, 1 आ रहा है, ये मेरे पास बीटा 1, 2 आ रहा है। ठीक है, 3 और 2। इसी तरह यहाँ बीटा 2, 1 आ रहा है, ये बीटा 2, 2 आ रहा है मल्टीप्लायर के ऊपर, ये बीटा 1, 3 3, 1 आ रहा है, सॉरी 1, 3 आ रहा है और ये बीटा 2, 3 आ रहा है। तो इस तरह से मैंने ये कैस्केडेड रियलाइजेशन बनाई है एसओएस फॉर्म के थ्रू। अच्छा, अब ये मेरे पास कोई लीनियर फेज ट्रांसफर फंक्शन नहीं है। ये FIR का जो टाइप 1 टाइप 2 हमने डिफाइन की थी, उसमें ये लीनियर फेज ट्रांसफर फंक्शन नहीं है। उसमें लीनियर फेज में हमने बताया था कि 4 ट्रांसफर फंक्शन है, टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 टाइप 4, सिमेट्रिक सिमेट्रिक और ऑड लेंथ, सिमेट्रिक इवन लेंथ, एसिमेट्रिक ऑड लेंथ, एसिमेट्रिक इवन लेंथ। तो उनमें ये नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ कोफिशिएंट से नजर आ रहा है, ठीक है, कि ये लीनियर फेस नहीं है। 7 ऑड लेंथ है, सिमेट्री कहीं भी नजर नहीं आ रही है हमें कुछ भी। तो अब नेक्स्ट अगर जो हमारे पास क्वेश्चन है मैनुअल में, उसको 6, 31, 74, 10, 74, 31 और 6, इसमें मैं अगर देखूं तो मुझे यहाँ पे सिमेट्री नजर आ रही है। ठीक है, इसकी लेंथ क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऑड लेंथ है। और सिमेट्री क्या है, 102 के इस साइड 74, 31, 6 है और इस साइड 74, 31, 6 है, यानी कि यहाँ पे आपको सिमेट्री नजर आ रही है। तो ये हमारे पास है। इसके हम ब्लॉक डायग्राम बनाते हैं। ब्लॉक डायग्राम के लिए मैटलैब के अंदर मैंने ये कोफिशिएंट्स पास किए मेरे, जो चलें इसको पास करके देखते हैं। डिनोमिनेटर में 1 है, मेरे पास एसओएस फॉर्म 6, 15, 6 आ रही है, 100 आ रहे हैं, 1, 2, 3, 1, 0.67, 0.33। इसका मतलब है H0 मेरे पास 6 है, बीटा 1, 1, 15 ओवर 6 होगा, बीटा 1, 2, 6 ओवर 6 डिवाइड बाय 1, बीटा 1, 1, 1 आ जाएगा। इसी तरह
0.23 और 0.67 और 0.33 की वैल्यूज आ रही होंगी, आ जाएंगी। तो इसका अगर मैं स्ट्रक्चर में फॉर्म में देखूं तो कुछ ये चीज आ जाएगी। H06 आ रहा है, बीटा 1 1 15/6, बीटा 2 1 1 आ रहा है, बीटा 1 2 2, बीटा 2 2 3, बीटा 1 3 2/3 और बीटा 2 3 1/3। ये एसओएस फॉर्म से मैंने पैरामीटर्स निकाल के फैक्टर फॉर्म से देख लिए। स्ट्रक्चर में मैंने डाल दिया 6 2.5 1 2 3 2/3 1/3 और y ऑफ n। इस तरह से मैंने ये ब्लॉक डायग्राम बना लिया, कैस्केडेड रियलाइजेशन बनाई है FIR की। अब ये टाइप 1 लीनियर फेज ट्रांसफर फंक्शन था, ऑड लेंथ और इवन सिमेट्री थी। इसी तरह अगर मैंने इसकी डायरेक्ट फॉर्म बनानी है तो मैं 4 मल्टीप्लायर से डायरेक्ट फॉर्म भी बना सकता हूं, क्योंकि ये लीनियर फेज है। ठीक है, तो 6 31 74 102 Z1 Z-2 Z-2 दोनों के अंदर दो दो डिलेज है, वो डिलेज कर दी है। 6 31 74 और 102 ये कहां से आ रहे हैं? ये यहां से आ रहे हैं, 6 31 74 और 102। जो 102 के बाद के सिमेट्री हैं, सिमेट्रिक रिपीटेड कोफिशिएंट्स है, उनको हमने नहीं लिखा, हमने सिर्फ 6 31 74 और 102 को लिख दिया। तो ये डायरेक्ट फॉर्म हमने बना लिया 4 मल्टीप्लायर्स के थ्रू। इसी तरह अब आगे चलते हैं IIR ट्रांसफर फंक्शंस के ऊपर। IIR ट्रांसफर फंक्शंस के ऊपर नॉमिनेटर के साथ साथ डिनोमिनेटर के कोफिशिएंट्स भी होते हैं। सेम वही प्रोग्राम है। अब नॉमिनेटर में मैं ये इनपुट करूंगा, ठीक है, नॉमिनेटर में मैंने ये दे दिए, अब मुझे मैनुअल एंटर करने पड़ेंगे। यहाँ पे नॉमिनेटर में एक क्वेश्चन हम करते हैं 3 8 12 7 3 8 12 7 इधर 3 8 12 7 2 और -2 2 एंड -2 एंटर। अब डिनोमिनेटर की कोफिशिएंट, क्योंकि ये IIR है, इसका डिनोमिनेटर होगा 16 24 24 16 24 24 16 24 20 14 15 14 5 and 1 14 5 and 1 एंटर करते हैं। तो अब मेरे पास जो एसओएस फॉर्म आ रही है उसमें मेरे पास 1 के बाद जो यहाँ पहले 0 0 आ रहे थे, अब वहां पे मेरे पास कोएफिशिएंट्स की वैल्यूज आ रही हैं। तो इसमें अगर मैं देखूं 0.1875 माइनस 0.6250, तो मुझे 0.1875 को डिवाइड करना पड़ेगा सबके ऊपर। तो मेरे पास कुछ इस तरह की फॉर्म्स बन रही होंगी। ठीक है, ये एसओएस फॉर्म आ रही है। 0.185 आपके पास 3/16 होता है, 0.0625 1/3 आ जाएगा, तीसरा आपके पास 0 आ रहा है। अब यहाँ पे पहले जो अल्फाज हमारे पास 0 आ रहे थे, अब वहां पे वो हमारे पास ये 0.15 1/2 और दूसरा अल्फा 2 1 0 आ रहा है। इसी तरह बीटा 1 2 आपके पास 2 आ रहा है, बीटा 2 2 आपके पास 2 आएगा, अल्फा 1 2 आपके पास 0.5 आएगा और अल्फा 2 2 0.25 आएगा। थर्ड बीटा 1 3 आपके पास 1 आएगा, बीटा 2 3 आपके पास 1 आएगा, अल्फा 1 3 आपके पास 0.5 आएगा और अल्फा 2 3 आपके पास 0.5 आएगा। अब एसओएस ने हमें ये कोफिशिएंट्स दे दिए हैं, इनसे हमने अल्फा पी नॉट और बीटा की वैल्यूज निकालनी है। अब सिंपली इन वैल्यूज को हमने इन स्ट्रक्चर के ऊपर लगाना है। अच्छा, अब हम देख रहे हैं कि इसमें सिर्फ एक ये 1 Z-1 Z-2 0 है, तो सिर्फ यहाँ पे एक डिले ऑपरेटर ही लगेगा। Z-1 आ गया, फॉरवर्ड अल्फाज है, बैकवर्ड बीटाज है। ठीक है, -1/3 ये आ रहा है, -1/3 और -1/2 इसलिए क्योंकि ये बैकवर्ड डायरेक्शन में है, -0.5। इसी तरह ये आपके पास अल्फा, ये अल्फा 1 2 था, ये अल्फा 2 1 अल्फा 2 2 बीटा 2 1 बीटा 2 2 अल्फा 3 1 अल्फा 3 2 अल्फा 3 2 अल्फा 3 3 बीटा 2 2 3 और बीटा 3 2 और बीटा 3 3 आपके पास आ रही है, बीटा 2 3 और बीटा
1 3 और बीटा 2 3 आपके पास आ रही है। तो यहाँ पे मैंने अल्फाज और बीटा की वैल्यूज बना के मैंने एक कैस्केडेड रियलाइजेशन बना लिया IIR की। IIR में फॉरवर्ड मल्टीप्लायर्स भी हैं और बैकवर्ड मल्टीप्लायर्स भी हैं। बैकवर्ड मल्टीप्लायर्स को जब हमने कोफिशिएंट के साथ लिखा तो उनका साइन चेंज किया है। इसी तरह आपके पास दूसरा प्रोग्राम है, दूसरा क्वेश्चन है, दूसरे के नम है, डी नम है। हम इन नम डी नम से हमने ये कोफिशिएंट्स निकाले हैं। ये कोफिशिएंट्स निकालने के बाद हमने ये स्ट्रक्चर बना दिया जो कि IIR का स्ट्रक्चर आ रहा है। इसके बाद हम देखते हैं पैरेलल फॉर्म्स के ऊपर। हम पैरेलल फॉर्म्स के ऊपर आते हैं। ठीक है, हमने अभी तक सिर्फ कैस्केडेड रियलाइजेशन देखी है, मींस जो आपके पास इक्वेशन सॉल्व हो रही थी वो सीरीज में हो रही थी। पहले आपको एक ब्लॉक को सॉल्व करना है, फिर सेकंड को, फिर थर्ड को। इसके बरक्स हमारे पास पैरेलल रियलाइजेशंस भी हैं जो कि एक साथ आपके पास आगे रिजल्ट देती हैं। पैरेलल रियलाइजेशन में हम लोगों को रेजिड्यूज देखने पड़ते हैं और ये जो रेजिड्यूज होते हैं फिर हम इनको दोबारा जो कॉम्प्लेक्स रेजिड्यूज होते हैं उनको हमें पार्शियल फ्रैक्शन की मदद से सॉल्व करके दोबारा सिंपल फ्रैक्शंस में लाके फिर हम लोगों को अल्फाज और बीटास निकाल के हम स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। मगर ये स्ट्रक्चर्स जो हैं वो कैस्केडेड स्ट्रक्चर के हिसाब से बहुत तेज होते हैं। ठीक है, मैटलैब में आते हैं, पैरेलल फॉर्म पे आते हैं। ये आ गया, सॉरी ये आ गया पैरेललाइजेशन में। मैंने नम में इनपुट में मैंने कोफिशिएंट्स नॉमिनेटर के कोफिशिएंट्स ले लिए, dn में मैंने डिनोमिनेटर के कोफिशिएंट्स ले लिए। रेसिड्यू z की कमांड यूज की है मैंने r1 p1 k1 डायरेक्ट फॉर्म 1 के लिए, पैरेलल फॉर्म 1 के लिए मैंने रेसिड्यू z की कमांड यूज की है और पैरेलल फॉर्म 2 के लिए मैंने रेसिड्यू की कमांड यूज की है। ठीक है, इसमें z नहीं है, ये फॉर्म 2 के लिए। तो मेरे पास पैरेलल फॉर्म 1 के रेसिड्यूज डिस्प्ले हो रहे हैं, पोल्स रेसिड्यूज R डिस्प्ले हो रहे हैं, पोल्स P डिस्प्ले हो रहे हैं और गेन K डिस्प्ले हो रही है। इसी तरह पैरेलल फॉर्म 2 की रेसिड्यूज, पोल्स और गेन डिस्प्ले हो रही है। अगर मैं इसको रन करता हूं तो जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में दिया गया है कि आप 9.27 वाली जो इक्वेशन है ऊपर उसी के ही नम डी नम दे। तो 9.27 इक्वेशन आपके पास ये है। 3 8 12 में यहाँ पे मैटलैब में 3 8 12 3 8 12 7 2 और -2, 7 2 एंड -2, 7 2 एंड -2, ये मैंने नॉमिनेटर के कोफिशिएंट्स दे दिए। अब मैं डिनोमिनेटर के कोफिशिएंट्स देता हूं। 16 24 24, 16 24 24, 14 5 एंड 1, 14 5 एंड 1। तो मेरे पास ये रेजिड्यूज, पोल्स, रेजिड्यूज और गेन की वैल्यू आ रही है। इसी तरह पैरेलल फॉर्म 2 के रेजिड्यूज, पोल्स और गेन की वैल्यूज आ रही हैं। अब ये कॉम्प्लेक्स हैं, ये रेजिड्यूज और पोल्स से हम डायरेक्ट नहीं अल्फाज और बीटा की वैल्यूज निकाल सकते। ये जो मेरे पास पैरेलल फॉर्म 1 के रेजिड्यूज और पोल्स और गेन आ रही है, अब ये कॉम्प्लेक्स को हम कैसे सॉल्व करेंगे? थ्रू पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, अगर मेरे पास आप ये नोट करें, ये जो मेरे पास पोल्स हैं ये कंजुगेट फॉर्म में आ रहे हैं। ठीक है, प्लस माइनस माइनस प्लस, वैल्यू सेम है और ये आपके पास रियल वैल्यू है। तो इसको जब हमने इस फॉर्म में कंजुगेट फॉर्म में किया, इसको मल्टीप्लाई डिवाइड बाय इट्स कंजुगेट किया और फिर सॉल्व किया, तो आपके पास कुछ ये इक्वेशन बची है। 2a माइनस 2ac प्लस bd डिवाइड बाय 1 माइनस 2c z माइनस 1 प्लस c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर z माइनस 2। अब इसमें a b c d क्या है? a b c d ये चीजें आ रही हैं। ठीक है, यहां से मैंने वैल्यूज पुट की हैं। -2 उसी 2 के साथ 2a आ रहा है। a मेरे पास आपके पास -0.4219 आ रहा है। ठीक है, a ये आ रहा है -0.4219, ऊपर से आपने देख लिया
0.4219 ये ए आ गया। ठीक है, इसी तरह बी आपके पास आ रहा है 0.6201, बी आपके पास 0.6201 आ गया। सी आपके पास 0.3438 आ रहा है। डी आपके पास 2.5079 आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे सॉरी -0, डी आपके पास 0.0664 आ रहा है। ठीक है, डी यहाँ से ये सॉरी ये उठाया और हमने -0.25 और 0.664 ये उठाया। ए और बी ये हैं। ठीक है, सी और डी आपके पास ये हैं। माइनस ये ए और बी की वैल्यूज हमने उठा के इस इक्वेशन में पुट की, तो आपके पास जो रिजल्टेड इक्वेशन आई है वो ये आई है। ठीक है, अब यहां से मैं देख सकता हूं -2 plus 2.34138 divided by 1 plus 0.5z1 minus 0.8 minus 1.0312z minus 1। अब यहां से ये मेरे पास फैक्टर्ड फॉर्म है। इन फैक्टर्ड फॉर्म से मैं स्ट्रक्चर्स अब बना सकता हूं। ठीक है, जिस तरह यहाँ पे मेरे पास ये रेजिड्यू R0 आ गया। ठीक है, R0 1 2.438, R11 यहाँ पे डिले z-1 के साथ कुछ भी नहीं है तो डिले 0 है। नीचे अल्फा 11 0.5 है, अल्फा z-2 यहाँ पे 0 आ गया, अल्फा 12 0 आ गया, 1 0 आ गया। इसी तरह R02 पे आते हैं। R02 आपके पास हाँ जी -0.8438 आ रहा है। R12 आपके पास 1.0312 आएगा। अल्फा 12 आपके पास 0.5 और अल्फा 22 आपके पास 0.5 आ रहा है। इसी तरह R03 0.6876 आ रहा है। R13 आपके पास 2.3437 आ रहा है। अल्फा 13 आपके पास 0.5 आ रहा है और अल्फा 23 आपके पास 0.25 आ रहा है। तो अब इनको मैंने पैरेलल फॉर्म के अंदर बना दिया है। मेरी जो पैरेलल फॉर्म बन रही है वो ये बन रही है -2 2.25 -0.5z-1। ठीक है, जो R0 R1 थे वो आगे की तरफ के हैं और जो मेरे पास अल्फा से वो बैकवर्ड है, बैकवर्ड की तरफ में आपके पास -0.5 आ रही है। तो ये इस तरह का स्ट्रक्चर मेरे पास बन रहा है। इस तरह के स्ट्रक्चर पैरेलल में बन रहे हैं। हम कैस्केडेड में ब्लॉक्स जोड़ने के बजाय हमने पैरेलल में जोड़ दिए हैं, पैरेलल में ऐड किए हैं। तो ये मेरे पास पैरेलल फॉर्म 1 आ रही है। पैरेलल फॉर्म 2 के लिए जहां मैंने रेजिड्यू यूज किया था वहां पे मेरे पास पैरेलल फॉर्म 2 के रेजिड्यूज और पोल्स इसी तरह कॉम्प्लेक्स आ रहे हैं, कांस्टेंट गेन वैल्यू आ रही है। इसको मैंने उसी इक्वेशन 2az-1 -2 इसी इक्वेशन में पुट किया। इस इक्वेशन में पुट करने के बाद मेरे पास जो फ्रैक्शन सॉल्व हो के मेरे पास रिजल्ट आया, उस रिजल्ट के अंदर से मैंने उस रिजल्ट के क्योंकि यहाँ पे z स्क्वायर है, इसको दोबारा हमने मल्टीप्लाई किया z-1 से ऑन टॉप एंड बॉटम, तो आपके पास जो प्रॉपर इक्वेशन आई है वो ये आई है। इस इक्वेशन से मैंने फिर डेल्टा नॉट और अल्फा 11 की वैल्यूज निकाली हैं। अब इन डेल्टा नॉट और अल्फा 11 की वैल्यूज को मैंने पैरेलल फॉर्म स्ट्रक्चर के अंदर इंप्लीमेंट कर दिया लाइक दिस। तो ये मेरे पास पैरेलल फॉर्म 2 है। इसकी वैल्यूज जो आ रही थी वो रेजिड्यू से आ रही थी। उसके बाद हमने उस पार्शियल फ्रैक्शन को सॉल्व किया। पार्शियल फ्रैक्शन को सॉल्व करने के बाद मेरे पास जो स्ट्रक्चर की वैल्यू आ रही है वो ये आ रही है। तो होपफुली आप आगे के क्वेश्चंस इजीली कर लोगे, इसमें कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है। उसी तरह पैरेलल फॉर्म्स बनानी है। ठीक है, इसके बाद ये हो गया पैरेलल फॉर्म्स। ऑल पास ट्रांसफर फंक्शन किस तरह का फंक्शन होता है, इसकी कैस्केडेड लैटिस रियलाइजेशन आपको बनानी है। कैस्केडेड लैटिस रियलाइजेशन के लिए आप लोगों को जो ट्रांसफर फंक्शन यूज होता है वो आता है और जो स्टेबिलिटी जो हमने ऊपर पढ़ा था, ठीक है, इसका मैं आपको कोड शो दिखा देता हूं कि ये इस तरह का होगा। जो पोली टू आरसी हम लोगों ने यूज किया था वो आपको स्टेबिलिटी दे देता है। ठीक है, पोली टू आरसी आपके पास ये चीज बना के दे देगा। लैटिस के लिए आपके पास दो तरीके हैं।
ठीक है, लैटिस को जो मेरे पास ये स्टेबिलिटी पैरामीटर्स हैं इन्हीं को ही मैंने अप्लाई किया नीचे कैस्केडेड लैटिस रियलाइजेशन बनाने के लिए। ठीक है, जो स्टेबिलिटी पैरामीटर्स है 0.0625 ये बैकवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है और फॉरवर्ड वाई ऑफ एन की तरफ जा रहा है। ठीक है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है और बैकवर्ड डायरेक्शन में सेम -0.0625 को मैंने इंप्लीमेंट किया है। तो इस तरह के स्ट्रक्चर को आप कैस्केडेड लैटिस रियलाइजेशन कहते हैं और इनके लिए जो वैल्यूज आपके पास आते हैं वो पोली टू आरसी के फंक्शन से आ रही होती हैं। आप पोली टू आरसी को डिनोमिनेटर पास करते हो, पोल्स पास करते हो। पोली टू आरसी का मैंने ट्रांसफर फंक्शन का डिनोमिनेटर जब पास किया तो मेरे पास ये वैल्यूज आएंगी। इन वैल्यूज को हम लोगों ने इस तरह से स्ट्रक्चर लैटिस के अंदर इंप्लीमेंट कर दिया है। फॉरवर्ड y ऑफ n की तरफ पॉजिटिव वैल्यूज आएंगी 0.0625, बैकवर्ड -0.0625। इस तरह से हम लैटिस स्ट्रक्चर को बनाते हैं और नीचे फिर ये स्टेबिलिटी पैरामीटर्स की K1, K2, K3, K4 और K5 की वैल्यूज को पुट कर देते हैं। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन है लैटिस का 0 पोल्स टू SOS। SOS फॉर्म बनाने के लिए आपको स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए चाहिए होती हैं canonic realization, block diagram of canonic cascaded realization A5Z type 1 and type 2 all pass section is thus indicated below. Conic realization is called for it is required to use the structure for type 1B given in the figure on manual। ठीक है, तो आगे मूव करते हैं। 0 पोल्स टू SOS का आ रही है मैनुअल में अगर आए तो मैनुअल में मेरे पास canonic cascaded realization of all pass transfer function of equation of type 1 and type 2 all pass है। ब्लॉक डायग्राम हमने देखी है। अगर मैं ऊपर वापस आऊं तो ये मेरे पास 0 पोल्स टू SOS से मैंने पैरामीटर्स निकाल के इसकी कैनोनिक रियलाइजेशन बनाई है। उसी तरह ये देख लें 0 पोल्स टू SOS है, A6 कर दिया, ऊपर मेरे पास आ रहे हैं अल्फास, नीचे मेरे पास आ रहे हैं बीटास और इसके बाद इसको मैंने इस तरह से इम्प्लीमेंट कर दिया। अब आते हैं कैस्केडेड लैटिस ऑफ IAR। ठीक है, कैस्केडेड लैटिस ऑफ IAR, अब ये इम्पोर्टेंट थोड़ा सा है। ठीक है, इसको आप ग्रे मार्कल रियलाइजेशन भी कहते हैं। ग्रे मार्कल रियलाइजेशन ऑफ एन IR ट्रांसफर फंक्शन, इसका कोड ये गिवन है। इस कोड में मैटलैब में इंप्लीमेंट करके देखते हैं इसको। एक समय पहले इसको CLC कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे लॉन्ग फॉर्मेट्स चाहिए तो मैंने फॉर्मेट को लॉन्ग किया, CLC क्लियर और क्लोज ऑल फॉर्मेट मैंने सेट कर दिया लॉन्ग कि जितने भी वेरिएबल्स हैं उनका फॉर्मेट मेरे पास लॉन्ग आ रहा है। नम में मैंने नॉमिनेटर के इनपुट लेने हैं, डी नम में मैंने डिनोमिनेटर के इनपुट लेने हैं। उसके बाद मैंने ऑर्डर ऑफ डिनोमिनेटर पोलिनोमियल फाइंड आउट किया है। लेंथ ऑफ डिनोम -1 इसलिए क्योंकि 0 जो फर्स्ट इंक्लूड होता है वो भी इंक्लूड होता है। एन में मेरे पास सिर्फ नंबर ऑफ डिले ऑपरेटर्स चाहिए मुझे, इस वजह से मैंने -1 किया। के में 1 के मैंने एक मैट्रिक्स जनरेट किया जिसमें मैंने 1 से n तक जितना मेरे पास ऑर्डर था, 2 था, 3 था, उस ऑर्डर के 1 जनरेट किए हैं। A1 को मैंने dnum डिवाइडेड बाय dnum ऑफ 1। ठीक है, जो हम लोग अल्फा में नहीं करते हैं कि अगर मेरे पास 1 नहीं है, कोई और नंबर है तो उसको मैंने डिवाइड कर देना है, तो उसको मैंने सेकंड 1 से डिवाइड कर दिया। अल्फा मैंने जनरेट कर दिया num n+1 डिवाइडेड बाय d1 dnum +1। अल्फाज की वैल्यूज मेरे पास आ जाएंगी सारी इस तरह से n+1 -1 जो ऑर्डर है उससे हम बैकवर्ड की तरफ जा रहे हैं, अप टू 1 आ रहे हैं। ठीक है, अगर 2 है तो पहले यहाँ पे 3z-1 आएगा, फिर 2z-1 आएगा, फिर 1z-1 आएगा और फिर अप टू कांस्टेंट आ जाएगा जो आपके पास h0 आ जाएगा। इसके बाद अल्फा n2 जनरेट किए हैं, ki की वैल्यूज फाइंड आउट की हैं और a1 की वैल्यूज हम लोगों ने फाइंड आउट कर दी है। इनकी इक्वेशन मैनुअल में गिवन है। इसके बाद लैटिस पैरामीटर्स को हमने डिस्प्ले करवा दिया है k को और फॉरवर्ड मल्टीप्लायर्स की वैल्यूज को डिस्प्ले करवा दी है अल्फा को। इस प्रोग्राम में जब मैंने
इस प्रोग्राम में जब मैंने इक्वेशंस की वैल्यूज पुट की तो मेरे पास लैटिस के पैरामीटर्स ये आ गए, ठीक है। फॉरवर्ड मल्टीप्लायर्स के पैरामीटर ये आ गए। अब इन पैरामीटर्स को मैंने डायरेक्ट इसमें इम्प्लीमेंट कर दिया है। ये मेरे पास -0.125, 3.25, 1.65, 0.18 ये मेरे पास फॉरवर्ड मल्टीप्लायर्स की वैल्यूज हैं, ठीक है। 0.125, 0.3125, 0.3125 ये मेरे पास फॉरवर्ड के हैं। और लैटिस की वैल्यूज जो के स्टेबिलिटी के पैरामीटर्स हम लोगों ने पहले भी बनाए थे, हम लोगों ने वही उसी प्रोसीजर को फॉलो किया। 0.624 पहले फॉरवर्ड डायरेक्शन में y ऑफ n की तरफ आ रहा है, 0.625 4 अप टू समथिंग 0.625 है, और बैकवर्ड डायरेक्शन में -1। यहाँ पे मैंने ये लैटिस बनाया है, ठीक है, और नीचे मैंने उसको फॉरवर्ड मल्टीप्लायर्स के साथ मल्टीप्लाई करके आउटपुट प्रिडिक्ट किया है। इस तरह के स्ट्रक्चर को हम ग्रे मार्कल स्ट्रक्चर कहते हैं। अच्छा, अब ये स्टेबल है क्योंकि जो पॉली टू आरसी जो ऊपर जो मेरे पास के की वैल्यूज हैं वो सारी 0 और -1 और +1 के बीच में है। इट मीन्स कि इसके जो पोल्स हैं वो सारे यूनिट सर्कल के अंदर ही हैं, तो ये आपके पास स्टेबल ही होगा। इसी तरह दूसरा जो मेरे पास दूसरे जो नम डी नम है उसके लिए मेरे पास इस तरह का स्ट्रक्चर बना है। अगेन ये भी स्टेबल स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है। अब जो हमने लूप लगाया है, लूप में अंदर जो सारा काम किया है उसके लिए मैटलैब में एक फंक्शन अवेलेबल है, ट्रांसफर फंक्शन टू लैटिस, TF2LATC। ये आपके मैनुअल में क्वेश्चन भी है, TF2LA2C को यूज करना है। TF2LA2C और LA2C टू TAF इनको यूज करके आपने ये ये 2 क्वेश्चंस हैं, 3 क्वेश्चंस हैं, इनको सॉल्व करना है। मैनुअल इस पे आते हैं। तो मैंने जो मेरा कोड फॉर्मेट लॉन्ग है, नम डी नम वही रखा है, नॉर्मलाइज किया है अपस्टेयर्स डाउन बाय डी नॉट नम डिवाइडेड बाय डी नम 1, डी नम और डी नम डिवाइडेड बाय डी नम 1, ठीक है। यहाँ पे नॉर्मलाइज करने के बाद मैंने के और अल्फा ट्रांसफर फंक्शन टू LATC लैटिस, और इसमें मैंने नम और डी नम को इसके अंदर पास किया। मेरे पास के और अल्फा की आउटपुट्स आ गई हैं। ये के और अल्फा के आउटपुट्स वही हैं कि आपके पास लैटिस के हैं लिए हैं, और अल्फा आपके पास मल्टीप्लायर्स की वैल्यूज आ जाएंगी। और लैटिस टू ट्रांसफर फंक्शन, लैटिस टू TF से आप वापस के और अल्फा की वैल्यूज देके आप वापस ट्रांसफर फंक्शन को भी जनरेट कर सकते हो, ठीक है। जिस तरह अब जो हमने वैल्यूज ऊपर पास की तो मेरे पास के और अल्फा की ये वैल्यूज आ गई हैं, ठीक है। पैरामीटर सेम एज इन क्वेश्चन जो ऊपर हमने क्वेश्चन किया था उसका, क्योंकि ट्रांसफर फंक्शन सेम था तो वैल्यूज दोनों की सेम ही आएंगी। इसी तरह लैटिस टू ट्रांसफर फंक्शन जब किया तो मेरे पास ये इसका ट्रांसफर फंक्शन वापस आ गया, तो ये भी सेम वही ट्रांसफर फंक्शन है, ठीक है। इक्विवेलेंट टू H1 ये आ रहा है, नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर कोएफिशिएंट रिटर्न लैटिस टू आर इक्वल टू 1/16 टाइम्स ऑफ द वैल्यू शोन इन 6.27। वो क्योंकि फॉर्मेट लॉन्ग है तो इस वजह से आपके पास ऑलमोस्ट वही वैल्यूज आ रही है। तो ये बाकी क्वेश्चंस आपके इस तरह सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। जी प्लेन पैरेललाइजेशन ऑफ एन IER फिल्टर, जी प्लेन के अंदर आप जीरो पोल्स का हम लोग देख सकते हैं, जीरो पोल्स प्लॉट देख सकते हैं, ठीक है। हमें पोल्स नजर आ रहे हैं सारे इनसाइड यूनिट सर्कल हैं, और जो आपके पास जीरोस हैं वो ऑन द यूनिट सर्कल हैं, ठीक है। रूट्स ऑफ डिनोमिनेटर आपके पास आ रहे हैं, ये रूट्स आ रही हैं। इसी तरह मैंने इसका थीटा फाइंड आउट कर लिया, और थीटा को मैंने रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट किया, 1 मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइड बाय पाई को मैंने 180 डिवाइड बाय पाई को जब मैंने एंगल 2 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास जो रेडियन एंगल था वो अब डिग्रीज में आ रहा है, 71 -71 और 0। ये इन पोल्स के एंगल्स की लोकेशन आ गई है, ठीक है। तो ऊपर जो मेरे पास आ रहे हैं 0.025 प्लस 0.75 P2, ये यहाँ पे मैंने इनपुट कर दिए, ये 0.06 और -5.0.54, और ऑर्डर ऑफ A0Z और ऑर्डर ऑफ A02 आपके पास एक का ऑर्डर आपको नजर आ रहा है A0Z, ठीक है।
अच्छा ये ए नॉट जी और ए नॉट वन पे मैंने शायद आपको नहीं बताया ये कहाँ से आ रहे हैं। तो ये मेरे पास ए नॉट जी आ रहा है, ठीक है। ये मेरे पास ए नॉट ए वन ऑफ जी आ रहा है, ठीक है। ए नॉट जी 1 माइनस 0.2522 प्लस 0.745, 0.252 प्लस 0.745, नीचे उसका मेरे पास 1 माइनस 0.2 माइनस 0.745 उसका कंजुगेट है, ठीक है, वो आ गया। इसको जब हमने सॉल्व किया तो मेरे पास ये इक्वेशन ये आ गई है। अब डिनोमिनेटर 1 माइनस 0.471 ये आ गया, डिनोमिनेटर 1 माइनस 0.471 लॉन्ग फॉर्मेट है तो आपके पास पूरा फॉर्मेट ये आ रहा है, ठीक है। डिनोमिनेटर में तो मैंने ए नॉट सी का ट्रांसफर फंक्शन लिख लिया 0.618 डिवाइड बाय 1 माइनस 0.5 प्लस 0.6189 जी माइनस 1, सॉरी ये 1 माइनस 0.4741 जी। तो ये मेरे पास A1 जी आ गया, ठीक है। ये A नॉट जी आ गया, ये मेरे पास A1 जी आ गया, ठीक है। ये A नॉट जी के लिए दिस डिवाइडेड बाय दिस, ठीक है। ये जो 0.525 डिवाइडेड बाय दिस, इसको सॉल्व किया तो 1 माइनस 0.5 0.6189, ठीक है। तो ये जब ऊपर गया 0.6189 माइनस 0.5, ये ए नॉट जी आ गया, ये ए वन जी आ गया। अब ये ए नॉट जी ए वन जी को हमने पावर कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांसफर फंक्शन फाइंड आउट किया है 1/2 ए नॉट सी माइनस ए वन सी, और इसको सॉल्व किया तो आपके पास ये इक्वेशन आई है पूरी। ये इक्वेशन आपको हमें एंगल से बता रही है कि एंगल 2 है, ए नॉट जी का एंगल 2 है, ए वन जी का सॉरी एंगल नहीं है, ये ऑर्डर ऑफ ए नॉट जी 2 है, ठीक है। ऊपर मेरे पास जो डिले ऑपरेटर्स हैं वो 2 हैं, और ए नॉट और ए वन में आपके पास ए नॉट जी में आपके पास जी माइनस 2 तक गया, ऑर्डर 2 है। ए वन का आपका जी माइनस 1 तक गया, तो ए नॉट जी ए वन जी का ऑर्डर आपके पास 1 है। अब उन ऊपर जो मेरे पास वैल्यूज आई थी उनसे मैंने ये पैरेलल रियलाइजेशन ड्रॉ की है स्ट्रक्चर्स की। ये स्ट्रक्चर्स को आप थ्योरी में ज्यादा डिटेल में भी देखेंगे कि स्ट्रक्चर्स कैसे बनते हैं, मगर मैटलैब आपको जो हेल्प करेगी वो इन कोफिशिएंट्स की वैल्यूज निकालने में हेल्प करेगी। माइनस 0.5 माइनस 1.22, तो ये आपका 0.5 यहाँ से आ रहा है, माइनस 1.01 यहाँ से आ रहा है, ठीक है। तो 1.2272, 0.474, तो ये जो वैल्यूज आपके पास 0.474 ये आ रही हैं, तो ये वैल्यूज आपके पास यहाँ ऊपर से आ रही हैं फ्रॉम द डिनोमिनेटर ऑफ ए नॉट जी फॉलोज D1, ये आ रहा है। पूरी एक्सप्रेशन को आप कंप्यूट करें, ठीक है। द वैल्यू ऑफ D1 फॉर A1Z में बी ऑब्टेन एक्सप्लिसिटली फ्रॉम द अबव एक्सप्रेशन A1Z, मेरे पास यहाँ पे ये स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो मैटलैब आपको जो जस्ट हेल्प करेगी वो इन कोफिशिएंट्स की वैल्यूज निकालने में करेगी, बाकी स्ट्रक्चर्स आप वैसे ही बनाओगे जैसे आप थ्योरी में बनाते हैं। तो आज की लैब में हम लोगों ने देखा है कि हम कैसे IAR और FIR ट्रांसफर फंक्शंस के स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं। ये स्ट्रक्चर्स हमारे पास डायरेक्ट फॉर्म में होते हैं, हमारे पास कैस्केडेड रियलाइजेशन होती है, और फिर हमारे पास पैरेलल फॉर्म होते हैं। फिर हमने ग्रे मार्कल की रियलाइजेशन देखी IAR स्ट्रक्चर की, और आखिर में हमने जी प्लेन्स के थ्रू एनालिसिस करके देखे हैं ट्रांसफर फंक्शंस के ये कैसे होते हैं। तो डिजिटल फिल्टर स्ट्रक्चर्स की लैब यहाँ पे ख़त्म होती है। आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा, मोस्टली क्वेश्चंस के आंसर्स मैंने डेमो में दे दिए हैं। आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम आती है इस डेमो को देखते हुए आप उनको सॉल्व करें, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वो फिर हम क्वेश्चन आंसर के सेशन में उसको सॉर्ट आउट कर लेंगे, क्लियर कर लेंगे। तो मिलते हैं फिर आपसे अगली लैब में। इजाजत लेता हूँ मैं अब आपसे। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अल्लाह हाफिज।